पाकिस्तान को एक बार फिर अपने किए का परिणाम भुगतना पड़ा। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के पास पार्किंग एरिया में बने हुए जो पोल थे उसको तोड़ने का काम किया था, जिसके बाद पलटवार करते हुए भारत ने भी दिल्ली स्थित जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है उसके इंक्रोचमेंट पर बुलडोजर चला दिया। साथ ही पाक हाई कमीशन के आसपास जो सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस प्रोवाइड करती थी उसे भी विड्रॉ कर लिया गया है। यानी पाकिस्तान भारत के साथ रिश्तों को और कड़वा कर रहा है तो भारत भी पाकिस्तान को उसी की भाषा में पलटकर जवाब दे रहा है। भारत कभी किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करता, जो छेड़छाड़ करता उसे छोड़ता नहीं, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पाकिस्तान को पता है आगे करोगे फिर तो समझ। रोहनी के प्रशांत विहार इलाके में नकली सीबीआई अफसर बनकर एक घर में छापा मारने के लिए 8 से 10 लोगों की टीम पहुंची, लेकिन महिला की सूझबूझ के चलते वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुए। प्रशांत विहार इलाके की मैं तस्वीर देता हूँ जिस इलाके में अफसर पहुंचे थे, काफी पोस्ट इलाका है। यहीं पर भी 443 मकान नंबर है, उसके सेकंड फ्लोर में रहने वाले जो कारोबारी हैं उनके घर गेट पर पहुंचकर एक फर्जी लेटर सीबीआई के सीनियर अधिकारियों के नाम पर दिखाया गया और सर्च ऑपरेशन करने की बात कही गई, लेकिन घर के अंदर मौजूद महिला द्वारा गेट नहीं खोला गया। उस दौरान इस इलाके के काफी लोगों की भीड़ भी वहां पर लग गई थी और जब गेट नहीं खोला गया तो अपनी गाड़ी लेने की बात कहकर, यानी अपनी गाड़ी लेकर दोबारा से आने की बात कहकर तमाम जो लोग थे वो चले गए। इसको मामले को लेकर बात की जाए तो सीसीटीवी फुटेज तमाम जो आरोपी हैं उनके पुलिस को उपलब्ध करा दिए गए हैं। कंप्लेंट पुलिस को दे दी गई है और कंप्लेंट देने के बाद अब पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी लोगों की पहचान की जा रही है। जिस घर के पास ये पहुंचे थे उस और उसके आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फिलहाल शिकायत के आधार पर पुलिस कार्रवाई करने की बात कर रही है, लेकिन स्पेशल 26 मूवी की तरह इस कारोबारी को निशाना बनाने के लिए कथित तौर पर अपने आप को सीबीआई अफसर बताने वाले अब 8 से 10 लोगों की जो तलाश है वो फिलहाल तेज हो गई है। वहीं महिला की सूझबूझ के चलते उनके साथ ठगी या लूटपाट की घटना टल गई। अब देखना होगा दिल्ली पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट यश शर्मा के साथ अमित चौधरी, दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार के आदेश अनुसार आज से मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में ऐसे ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स की जांच हो रही है जो मराठी बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं। मैं देख रहा हूं किस तरह से आरटीओ की टीम जो है वो अब मुंबई की सड़कों पर दिखाई दे रही है। ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स की जांच हो रही है, बाकायदा उन्हें नोटिस दिया जा रहा है अगर वो मराठी नहीं बोल पा रहे हैं। आप देख सकते हैं आरटीओ के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर मुंबई में अंधेरी में यहाँ पर जो है वो पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर ऑटो रिक्शा जो चालक हैं उन्हें रुकाकर उनकी मराठी की जांच हो रही है। और अगर वो मराठी ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं, जो बेसिक मराठी जिसको लेकर कानून बनाया गया है, अगर वो नहीं बोल पा रहे हैं तो उन्हें बाकायदा नोटिस दिया जा रहा है कि देखिए ये अधिकारी हैं जो इस ऑटो चालक को नोटिस दे रहे हैं, उनसे कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं और एक नोटिस जो है वो दिया जा रहा है। और बताया जाता है कि ये जो नोटिस है वो 1 महीने का एक्सटेंशन है कि आप अगले 1 महीने में मराठी सीख लीजिए, वरना आगे 3 महीनों के लिए आपके लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया जाएगा और तब भी अगर आपने मराठी नहीं सीखा तो फिर आपका बैच, आपका लाइसेंस जो है वो रद्द भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार इस पूरे कानून को लेकर अब सख्ती से एक्शन लेती नजर आ रही है। ये ऑटो चालक है, उनसे बात करते हैं। आपको क्या पूछा, आरटीओ की तरफ से क्या पूछा गया? अभी तो पूछा जो दावे करे कुछ भी करे यही सब पूछा गया। नहीं बोल पाए? बोल पाया। तो फिर क्यों आपको नोटिस दे रहे हैं? नोटिस तो पूरा मराठी बोलने के लिए नोटिस दे रहा है। पूरा मराठी बोलने कह रहे हैं? हाँ, पूरा मराठी बोलने कह रहा है। जो 1 महीने में पूरा मराठी सीखो, फिर 1 महीने में बुलाऊंगा, फिर आकर मराठी बोलना पड़ेगा। उसके बाद बताइए कि पूरे मुंबई में क्लास चल रहा था, मराठी भाषा सिखाई जा रही थी, आप किसी क्लास को ज्वाइन किए थे? आपने मराठी सीखने की कोशिश की है? किए थे, 2 रोज किए थे, 2 ही रोज तो किए, ले गए 2 रोज ले गए यहाँ पे आदर्श नगर में, 2 ही रोज सिखाए। उसके बाद तो एक बात सिखाए, उसके बाद सिखाया नहीं। लोगों ने मराठी सीखा, लेकिन बहुत बड़ी संख्या ऐसे ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स की है, ऐसे कैब ड्राइवर्स की है जिन्हें
अभी भी मराठी नहीं आती है। अब उन्हीं लोगों के खिलाफ जो है वो एक्शन चल रहा है। ये देखिए, ये अधिकारी हैं और ये यहाँ पर इनकी जांच कर रहे हैं। बाकायदा नोटिस दिया जा रहा है कि जो भी ऑटो ड्राइवर इनके सामने आ रहा है, इनके टेस्ट में फेल हो रहा है, उन्हें नोटिस दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई, जब एक बैंककर्मी ने सबसे पहले अपनी पत्नी को गोली मारी और उसके बाद उसने अपनी बहन को गोली मारकर खुद भी आत्महत्या कर ली। दरअसल ये पूरा मामला लखनऊ के सबसे पॉश इलाका गोमती नगर का है, जहां पर रहने वाला मानस वाजपेयी सबसे पहले पहुंचता है लखनऊ के गोमती नगर के विवेकपुर के ICICI बैंक के बाहर। वहां पर बताया जा रहा है कि वो अपनी पत्नी को फोन करके बाहर बुलाता है, अपनी पत्नी को गोली मारता है, फिर उसके बाद पहुंचता है गोमती नगर के हुसड़िया चौराहे पर, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। यहां पर चूंकि मानस वाजपेयी का खुद का अपना घर था और यहां पर मानस वाजपेयी अपनी छोटी बहन तुलिका के साथ रहता था। बताया जा रहा है कि यहां पर पहुंचने के बाद मानस वाजपेयी ने अपनी बहन को गोली मारी और उसके बाद खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। मानस वाजपेयी SBI बैंक में काम करता था और सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा दूं कि जो घर था मानस वाजपेयी का, दरअसल ये जो आगे का हिस्सा था यहाँ पर फास्ट फूड की दुकान थी। पीछे के हिस्से में मानस अपनी छोटी बहन तुलिका के साथ रहता था। जो यहाँ के लोग हैं बता रहे थे कि चूंकि दरवाज़ा बंद होने की वजह से गोली की आवाज़ नहीं आई, तो वैसे में ये बताना थोड़ा मुश्किल है कि गोली चलने का एग्जैक्ट टाइम क्या है। हालांकि माना जा रहा है कि अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा को गोली मारने के बाद जब वो यहाँ पर पहुँचा तो उसके कुछ ही मिनट के बाद उसने यहाँ पर अपनी बहन को गोली मारी और उसके बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। हालांकि इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है और आप देख सकते हैं कि जो तमाम पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर मौके वारदात पर मौजूद हैं, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे हत्याकांड के पीछे पारिवारिक विवाद को वजह बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि जो दिव्या मिश्रा और मानस वाजपेयी हैं, इनके बीच पिछले 1 सालों से विवाद चल रहा था। इसी वजह से दिव्या मिश्रा, जो कि मानस वाजपेयी की पत्नी है, वो यहाँ ना रहकर कहीं अलग रह रही थी और दोनों में पिछले 1 सालों से तलाक का विवाद था, यानी कि तलाक का केस चल रहा था। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही जो इस हत्याकांड के पूरे तथ्य हैं वो पुलिस और लोगों के सामने होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गाना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट लखनऊ। बिहार में प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में हुई धांधली के मामले में आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU ने बड़ी कार्रवाई की है। BPSC के द्वारा अप्रैल 2026 में AEDO का एग्जाम लिया गया था और इसी एग्जाम में धांधली का मामला सामने आया था। अतुल राज पांडे की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। सॉल्वर गैंग के साथ इसके 7 गांठ के सबूत मिले थे और राजधानी पटना के ही कंकड़बाग स्थित रघुनाथ बालिका उच्च विद्यालय पर इसकी तैनाती थी बायोमेट्रिक्स ऑपरेटर के रूप में। वहीं पर ये पहले खुलासा हुआ। इसकी सहयोगी के रूप में दीपिका थी और दीपिका का मोबाइल जब जब्त किया गया, अतुल राज पांडे का जब मोबाइल जब्त किया गया, उसके बाद धीरे धीरे सारी पलक खुलती गई। पटना के AN कॉलेज पर रोशन नाम का एक परीक्षार्थी था और अंशु प्रिया नाम की एक बायोमेट्रिक्स ऑपरेटर थी। वो वहाँ पर उसको चिट दे रही थी और जब वो पकड़ाया उसके बाद जितनी जांच हुई है उसके बाद अतुल राज पांडे की भूमिका संदिग्ध पाई गई। जांच के क्रम में पाया गया कि सॉल्वर गैंग के साथ इसकी सांठगांठ थी और इसी को देखते हुए आर्थिक अपराध इकाई ने आज अतुल राज पांडे को गिरफ्तार किया है। बाजार में चीनी की कीमतों में अचानक इजाफा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि क्या चीनी की कीमतें इसलिए बढ़ी हैं कि E20 पेट्रोल जिस तरह से आया है उसमें कहीं ना कहीं चीनी का प्रयोग होता है, क्योंकि आप देखेंगे शुगर मोलासिस जो है उससे बनाया जाता है एथेनॉल। लेकिन क्या वास्तव में यही वजह है कि चीनी का जो इस्तेमाल खासतौर पे मोलासिस को बनाने के लिए और इथेनॉल को बनाने के लिए किया जा रहा है, इस वजह से कीमतें बढ़ी हैं? आपको दिखा रहे हैं हम चीनी। दरअसल ये देखिए, आप चीनी अब धीरे धीरे सिमटती जा रही है, लेकिन क्या इस वजह से आप देखेंगे कीमतें बढ़ी हैं, लोगों की परेशानी इस वजह से बढ़ी है या इसके पीछे की दूसरी वजह है?
हमारे साथ में बातचीत करने के लिए डॉक्टर शिखा दरबारी जी हैं, जो कि इकोनॉमिस्ट भी हैं और पूर्व मुख्य आयकर आयुक्त भी रही हैं। मैम, सबसे पहला सवाल तो ये है कि चीनी को लेकर के हमेशा हम लोग कहते हैं कि भाई चीनी सस्ती होनी चाहिए, त्योहार है, तमाम चीज़ें हैं। क्या चीनी इस वजह से महंगी हो गई है कि जो हम एथेनॉल बना रहे हैं उसमें इसकी खपत ज़्यादा हो रही है? देखिए, इथेनॉल बनाने में खपत जरूर होती है क्योंकि आपका मोलेसिस से ही बनता है इथेनॉल। पर उसमें क्या किया है कि अगर आपने देखा होगा, किसानों ने पिछले 2-3 सालों में शुगर की प्रोडक्शन करनी ज़्यादा बढ़ा दी है। पर वो प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि उसकी वजह से शुगर के दाम बढ़ रहे हैं। आपको हमेशा इंडिया में एक हमारा फेस्टिव सीज़न आता है हमेशा, और ये फेस्टिव सीज़न जो है ये अब सावन आ गया है, तो सावन के बाद आपका राखी आएगा। अभी भी आपका देखिए बाज़ार में घेवर चल रहा है, और जो दिवाली तक एक तरह से जितने मिठाई वाले होते हैं उनके लिए पूरी साल की कमाई इन्हीं 2-3 महीनों में होती है। तो इसमें क्या होता है कि मिठाई वाले भी और जो फिर दूसरे लोग हैं वो चीनी को स्टॉक करने लगते हैं, और वो जो चीनी की स्टॉक कर लेते हैं कि अभी हमारी सितंबर अक्टूबर में और इसकी जो है वो ज़्यादा रेट आएगा, इसलिए फिर जो है वो शुगर का रेट बढ़ने लगता है। इथेनॉल के ऊपर तो एक तरह से हम ब्लेम लगा रहे हैं क्योंकि वो तो एक रेगुलर चीज़ है जो कि चलती रहेगी, और उसमें चलते रहने में कभी भी एकदम से चीनी की कॉस्ट पे फ़र्क नहीं आ सकता। लेकिन हम जब चीनी बनाते हैं, खासतौर पे अगर हम इथेनॉल की बात करें, मोलासेस की बात करें, वो तो चीनी वेस्ट जो होता है, शुगर का वेस्ट, शुगर केन का जो वेस्ट होता है उससे वो बनता है। तो एक्चुअली इथेनॉल तो एग्रीकल्चरल वेस्ट से बनता है वो सारा। अगर आप देखिए तो हम लोग इसीलिए इथेनॉल को प्रमोट भी करना चाहते हैं कि ये फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा है कि आपने एग्रीकल्चर वेस्ट से, मोलासेस से और इन सब चीज़ों से इथेनॉल बनाया। तो उसकी वजह से तो इथेनॉल की वजह से चीनी का दाम उतना नहीं बढ़ना चाहिए जितना ये उसके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं। ब्लेम एक बेसिकली हमारे फेस्टिव सीजन का ही है। गुजरात के भावनगर में जो नकली शराब से जो कांड हुआ है उसका जो मुख्य सूत्रधार है वो बरतेज का रहने वाला है। ये गौतम परमार का जो मकान है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मकान है यहाँ पे नकली जो दारू की जो फैक्ट्री है वो बनाई गई थी। पूरा जो कांड है वो यहाँ रचा गया था। यहाँ पे नकली दारू है वो बनाने की पूरी जो फैक्ट्री है वो फिलहाल पुलिस ने सीज कर ली थी। साथ में उसके साथ 13 जो आरोपी है उनको हिरासत में लिया है। टोटल 21 आरोपी है जिसमें से 13 को हिरासत में लिया गया है। अभी आगे की जो आरोपी है उनको ढूंढा जा रहा है। अलग अलग 10 टीमें बनाई गई है। ये जो जगह है यहाँ पे जो दारू है वो बन रहा था। हालांकि ये जो मिथेनॉल और इथेनॉल कहाँ से लाए थे, जिसको लेके भी अलग अलग जो टीमें बनाई है, इसका मुख्य सूत्रधार रईस है उसको हिरासत में ले लिया गया है। उसके साथ ही जो गौतम है उसको भी हिरासत में ले लिया गया है, और उसके साथ 13 आरोपियों को हिरासत में लिया है। फिलहाल पूछताछ है वो चल रही है, और हर जगह जो 10 से ज़्यादा जो टीमें बनी है और जाँच है वो शुरू हो चुकी है। कैमरा नेता के साथ बलदेव ब्रह्म से भावनगर। पेट्रोल पंप में जिस तरह के पंप्स होते हैं उसी तरह का हाइड्रोजन पंप है ये आप देख सकते हैं। ये बाकायदा हाइड्रोजन पंप है। डिस्पेंसर जो है उसमें बस को रिफिल करने के लिए ये हाइड्रोजन पंप जो है वो तैयार किया गया है। उसी तरह की मशीन है, कुछ उसी तरह का आपको लुक दिखाई दे रहा होगा। आप किस तरह से भरते हैं ज़रा दिखाइए इसको। ये आपने जैसे आप नोज़ल उठाया, और नोज़ल उठाने के बाद जो है इसको एक सेकंड इसको जो है किस तरह से रिफ़िल करना है वो हम यहाँ पर आपको तस्वीरों के ज़रिए दिखाएंगे। ये देखिए आप किस तरह से करते हैं। ये आप देखिए जैसे आपको सीएनजी में सीएनजी रिफ़िल करते हैं वैसे ही आप एक छोटा सा वो करके दिखा दिए। लगाइए इसको, लगाइए। ये देखिए कुछ इस तरह से इसको फिक्स किया जाता है, तो ये अब उसमें हाइड्रोजन भरने लगी है। तो ये तरीका है किसी भी बस को रिफ़िल करने का हाइड्रोजन में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरह की चीज़ें अब लगातार हो रही हैं, और ये बहुत अब धीरे धीरे भारत में ये सब चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। भारत में जिस तरह से ये पंप बन करके तैयार है उसी तरीके से आप आने वाले भविष्य में देखेंगे कि कई जगहों पर इसी तरह के पंप्स होंगे। हालांकि उसके लिए सिलेंडर्स जो है उनका मूवमेंट होगा। जैसे सीएनजी सिलेंडर्स का मूवमेंट होता है प्रोडक्शन प्लांट से दूसरे सीएनजी पंप्स पे, इसी तरह के हाइड्रोजन के जो सिलेंडर होंगे वो हाइड्रोजन प्लांट के पास से निकल के सीधे हाइड्रोजन पंप्स पे जाएंगे और वहाँ पर हाइड्रोजन गाड़ियों को रिफिल करेंगे। तो
ये इस तरह के पंप जो हैं बन के तैयार होंगे आने वाले समय में। अभी फिलहाल ग्रेटर नोएडा में बन के तैयार है। यहाँ पर 5 बसें हैं। एक बार उसको रिफिल करने पर, यानी उसमें जो सिलेंडर्स हैं, करीब 7 सिलेंडर हैं, 7 सिलेंडर है ना, 8 सिलेंडर हैं। 8 सिलेंडर में एक बस, ये वाली बस जो है, आप देखिए ये बस जो है 720 किलोमीटर कवर कर लेती है। यानी अगर हम देखें इसकी रेंज तो करीब अगर हम देखें तो जयपुर से दिल्ली आ जाएगी और चली जाएगी, दोनों तरफ से आना जाना कर लेगी और उसके बाद भी इसमें जो है हाइड्रोजन बची रहेगी। इसके अलावा लेह लद्दाख में देखिए आप हाइड्रोजन बस जो है वो उसको चलाया जा रहा है। तो धीरे धीरे तकनीक आगे बढ़ रही है। भारत में ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि भारत अब हाइड्रोजन की तरफ आगे बढ़ रहा है। हमारी मौजूदगी बस्ती जिले के बैडारी हैतमाली और महुआ पार कला गांव में है, जो बंधे के दक्षिण साइड में बसा हुआ है। आपको बता दें, लगातार जब नदी अपने रौद्र रूप पे होती है तो बंधे के दक्षिण बसे सभी गांवों में लगभग खतरा मंडराने लगता है, जिसमें आपको बता दें दुबौलिया क्षेत्र के कुछ गांव है और उसमें एक गांव यह भी है जो लगातार प्रभावित रहता है। आपको दिखाना चाहेंगे, गांव के बगल ही यह नदी पूरा बह रही है। पूरा जो है गांव बिल्कुल एकदम नदी के कागार पर, एकदम किनारे पे पहुंच चुका है। कभी भी यह जो मकान है नदी के किनारे वह नदी में विलीन हो सकते हैं, ऐसा लोगों को लगातार उन पे खतरा मंडरा रहा है। और इधर भी दिखाना चाहेंगे कि यहाँ भी कुछ मकान से बिल्कुल सटा हुआ ये नदी बह रहा है। और बताते चले कि कुछ दिन पहले इन गांवों को बचाने के लिए बाढ़खंड द्वारा लगभग 35 करोड़ जो बताया गया था उस दौरान कि 35 करोड़ खर्च करके ठोकर का निर्माण कराया गया था और यहाँ बगल से सब पत्थर बिछाकर और ये जो कटान है उसको रोकने की व्यवस्थाएं की गई थी। लेकिन आपको बता दें 2024 के बाद 25 में बाढ़ का जो प्रभाव रहा हुआ थोड़ा कम रहा, लेकिन अब की बार जो बाढ़ का कटान का असर है वह साफ देखने को मिल रहा है और कभी भी कटान बढ़ता है तो लोगों की समस्याएं बढ़ जाती हैं। आपको बताते चलें कि बाढ़ खंड द्वारा किस तरीके से गांव बचाने की खाना पूर्ति की जा रही है वह भी दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि इन ये बोरे प्लास्टिक के हैं, इसमें पत्थर के जगह ये मिट्टियां डाल के बाढ़ के कटान को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। न्यूज स्टेट के लिए शैलेंद्र कुमार, बस्ती। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों से गुजरने वाली नदियां उफान पर हैं। मुरादाबाद जनपद से 5 नदियां गुजरती हैं, तो वहीं मुरादाबाद जनपद से गुजरने वाली रामगंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मेरी मौजूदगी रामगंगा नदी पर है। आप देख सकते हैं कि रामगंगा नदी का खतरे का निशान 190.60 है, तो वहीं रामगंगा नदी का जलस्तर इस वक्त 189.8080। बाढ़ से निपटने के लिए मुरादाबाद जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसे का कहना था कि बाढ़ से निपटने के लिए 35 चौकियां स्थापित की गई हैं। साथ ही गांव में लोगों को सचेत ऐप अपलोड किया गया है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अगर बाढ़ की स्थिति बनती है तो निचले इलाकों में जो हमारी टीमें एक्टिव है वो रेस्क्यू करती हुई नजर आएंगी। मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश।